तो तुम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार हत्या के उपरांत, किसकी हत्या? लाला लाजपत राय, लाठियों की चोट के कारण की गई हत्या का परिणाम था। एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था कि क्रांतिकारी तबके के मन में ये आगोश पैदा हुआ कि मैं गोला बारूद का पार्टी हूँ, मैं हिंसा का सहारा लेता हूँ, मैं हिंसक हूँ, मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई गोली मेरे नाम पर होगा, फांसी का फंदा भी मेरे नाम पर हो सकता है, हमारे ऊपर जुल्मों सितम ढाया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से सत्य के लिए आग्रह करने हेतु सड़कों पर निकलता है और ब्रिटिश हुकूमत विधि व्यवस्था के नाम पर अगर उसके ऊपर लाठी का प्रहार करती थी, सलाह हथकंडा अपना लेगी। एक जब मन बुझागत होगा कि विधि व्यवस्था भंग हो रहा था, लाठी चार्ज कर दो, बेरहम तरीके से पीट दो, उठा के जेल में डाल दो। तो इस तरह से गांधीवाद का वध होगा। यही कारण था कि अंत में निर्णय लिया गया कि सॉन्डर्स का हत्या किया जाना जरूरी है और यहीं से सॉन्डर्स वध का पूरा प्लॉट तैयार होता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत तो 28 की अभी तक 2 घटना हम बोले, साइमन आयोग का आगमन और दूसरी घटना हमने कहा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु, और उन्हीं का स्टेटमेंट था कि मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत में कील के समान होगा। 1928 की तीसरी घटना जो थी वो तीसरी घटना के रूप में आता है नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखना, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये है क्या? ये खेला है। ब्रिटिश हुकूमत का नीयत साफ नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि भारत के जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई ऐसा मांग मांगो जिस मांग पर तमाम राजनीतिक दल सहमत हो जाए। तो ठीक वैसे ही हो गया कि मैं पीतल तू सोना, मुश्किल है एक होना। बात समझ में आ रहा है कि असंभव है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक मत पर सहमत हो जाए। ये मुश्किल है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महाजन सभा एक मंच पर आ जाए। तो ब्रिटिश हुकूमत, बिरकेन हेड जो था वो, यही बिरकेन हेड, ध्यान रखना, यही वो कैरेक्टर है जिसने जानबूझ करके ही बात को कहा था कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कोई ऐसी मांग मांगे जिन मांगों में आपस में सहमति बन जाए। और इस असंभव से बीड़े को उठाया था मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश किया जो कहलाता है नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखना, इसका पहला बैठक दिल्ली में है, दूसरा बैठक मुंबई में है, और इसका मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। और इसका पूरा प्लॉट मसविदा जो तैयार करने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनी थी, और इसने 8 अगस्त 1928 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया कि हमें क्या क्या चाहिए। ध्यान रखना, क्या हमने कहा कि अध्यक्ष कौन है? और इसके सदस्य में अली इमाम, MS अन्ने, सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी, GP प्रधान, ये सब मेंबर हैं नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में। भारत के 29 संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और अगस्त में अंतिम सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया। इसमें रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट पहला लक्ष्य था और पूर्ण स्वराज इसका दूसरा लक्ष्य था। ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट करीब करीब 11 तैयार हो चुका है। नेहरू रिपोर्ट में अड़ंगा डालने का काम अकेला किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेहरू रिपोर्ट में बड़ी साफ सुथरे अंदाज में और एकदम शुद्ध नीयत से, शुद्ध हृदय से मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यार, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ रिजर्व नहीं रखते हैं, वहाँ मियाँ लोग निर्धारित कर लेगा कि केकरा हमको वोट देना है, केकरा वोट नहीं देना है। जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू निर्धारित कर लेगा कि किस मुसलमान को वोट देना है, कुछ मुसलमान को वोट नहीं देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मुसलमानों के लिए कुछ रिजर्व सीट दिया गया, कहाँ के लिए? जो इलाका हिंदू बहुल था, और जो इलाका मुस्लिम बहुल है, मुसलमानों को पूरी छूट दी गई कि आप चाहो तो हिंदू महाजन सभा को जिता दो, मुस्लिम लीग को जिता दो, कांग्रेस को जिता दो, जकरा जिताना है जिता दो। लेकिन जिन्ना की जिद के कारण अंततः नेहरू रिपोर्ट जो से वो हट जाता है और एक प्रकार से धब्बा लग जाता है नेहरू रिपोर्ट के ऊपर कि ये सर्वदलीय होते हुए पर भी सर्वदलीय हो ना सका। परिणाम यह हुआ कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया, जो कमेटी की गठन हुई, वो मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के कारण असफल हो गया। लेकिन डोमिनियन स्टेट, इन लोगों ने अपना पहला लक्ष्य कि हमको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों को जगह दिया जाए, और जब पहला स्टेज पूरा कर लेगा तो दूसरा स्टेज में था हमको पूर्ण स्वराज्य हम लोगों को प्रदान कर दिया
जाए। तो नेहरू रिपोर्ट में यही बात आ गई, और ये जो नेहरू रिपोर्ट का पूरा मसविदा तैयार हो चुका था। तो नेहरू रिपोर्ट की जो पूरी बात आती है उसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। राज्यों में जो द्वैध शासन है उस द्वैध शासन को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर। जैसा कि तुम जानते हो कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की बात थी, तो वही कहा गया कि द्वैध शासन को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सांप्रदायिक चुनाव के जगह पर जो दिया जाता था पृथक निर्वाचन, उसके जगह पर कहा जाए कि आरक्षण दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय भारत में हो, सिंध को बंबई से अलग किया जाए, केंद्र में द्विसदनात्मक सीनेट हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सभी देसी रियासत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो, ये केंद्र के अधीन हो। कुल मिलाकर के इतनी सिफारिशें हैं जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार, द्वैध शासन की समाप्ति, मुंबई से सिंध को अलग किया जाना, ये सब भूलना मत। यूपीएससी का जान है, खूब पूछता है कि सिफारिश में क्या क्या बात थी। जिन्ना अलग हो चुका है। ये घटना कब की है? 1929 की, 1929 की। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट आया, ध्यान रखोगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना उससे अलग होकर के 1929 में 1929 में ध्यान रखना, नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक अलग मांग का लिस्ट तैयार किया और उसमें 14 मांगें थी मोहम्मद अली जिन्ना की। तो वही कहलाया जिन्ना का 14 सूत्री मांग। और वो भी 14 सूत्री मांग तूफानी मांग था यारा, आग लगाने वाला मांग था। और उस वक्त इरविन हिंदुस्तान का वायसराय था। यहीं पर उसने मांग में कहा कि सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो, संविधान संशोधन में प्रांत की सहमति हो, मतलब केंद्र सरकार अगर संविधान बदलेगा तो राज्यों की सहमति लिया जाए। केंद्र और प्रांत में 1/3 मंत्री जो हो वो क्या हो, मुसलमान हो। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव ना पेश किया जाए जिसमें 3/4 सदस्य उसका क्या करता हो, विरोध करता हो। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया, अपनी 14 मांगों को इसने रखा और इस प्रकार 1929 की एक घटना आ गई। और वो घटना हो गया कौन सा, तो जिन्ना का 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग मतलब कुल कितनी मांगे हैं, 14 मांगे। ठेठ में दिमाग में रखना क्या है कि 1/3 मंत्री मुसलमान हो, 1/3 मंत्री केंद्र और राज्य में दोनों जगह पर मजहब के आधार पर यार आई मांग कर रहा है। एक बात बतलाओ, जो मंत्री मजहब के आधार पर, जो मुस्लिम मंत्री बनेगा, उसको क्या ये आभास नहीं होगा कि हम मंत्री सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं? तो मजहब की विकास की बात करेगा कि देश की उत्थान की बात करेगा? स्वाभाविक है कि वो मजहब के उत्थान की बात करेगा, क्योंकि उसको पता है। और अगर आज मुस्लिम तबका ही मांग किया है तो कल के डेट में हिंदू तबका भी मांग करेगा कि नहीं कि हमको भी धर्म के आधार पर इतनी सीटें रिजर्व कर दी जाए। कल के डेट में सिख भी मांग करेगा, ईसाई भी मांग करेगा, और फिर कहना आरंभ करेगा कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी संख्या के आधार पर मंत्री का पद बांट दिया जाए। मे भी कल आगे चल करके एक और बखेड़ा खड़ा हो जाए कि भारत का प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी इसी मजहब के आधार पर बांट दिया जाए। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के आधार पर 5 साल को बांट दो। यारा मजहब जीवन जीने की शैली को बतलाता है। कभी भी कोई धर्मगुरु शासक नहीं हुआ और कभी भी कोई राजा धर्मगुरु नहीं हुआ, तो इसकी मांगे ही गैर वाजिब थी। कांग्रेस को बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। जागना तो 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में ही चाहिए था, जब उसने पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दिया। मतलब कांग्रेस ने 1916 में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदू हित अलग है और मुस्लिम हित अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो पृथक निर्वाचन को उसने माना था, तय मानना एक प्रकार से भारत के विभाजन का प्लॉट वहाँ ही तैयार कर दिया, जहाँ तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हिंदुओं के हित अलग हैं और मुसलमानों के हित अलग हैं। यहाँ से स्थिति हृदय विदारक होना आरंभ हो चुका था। मतलब एक जहरीला पौधा आगे चल करके एक वृक्ष का रूप लेने वाला था। 1929 का कालखंड है। 1929 में हमने तुमको 2 बात बतलाया। पहला बतलाया कि जिन्ना का 14 सूत्री मांग, और दूसरी घटना आता है लाहौर अधिवेशन। ये भूलना किसी भी कीमत पर मना है। कौन अधिवेशन?
लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। तो इतना भकुआता का है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? डन है। तो 1929 की कुल कितनी घटना? 2 घटना। जिन्ना का 14 सूत्रीय, जिन्ना का और लाहौर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? यारा लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने 3 बड़े प्रस्ताव को पारित किया। उन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव था कि पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी कबूल नहीं है। पूर्ण स्वराज मतलब आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। दूसरा कहा कि जब तक ये देश आज़ाद नहीं हो जाता, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जब तक यह देश आज़ाद नहीं हो जाता, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात थी कि महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। 3 प्रस्ताव कौन कौन बोले? पहला हम बोले पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी कबूल नहीं है। दूसरा हमने बोला 26 जनवरी। ध्यान रखना, भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। यही कारण है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि इतिहास के पन्नों में कभी 26 जनवरी का डेट मर नहीं जाए। और तीसरा कहा गया, गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं, ये पूर्ण छूट दी गई। लेकिन अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे कौन? महात्मा गांधी। ऐसा कांग्रेस ने 3 प्रस्तावों को 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया। अब सवाल पैदा होता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो प्रपोजल पारित किया गया, 29 में ये आया ही क्यों? कहाँ 1920 में महात्मा गांधी ने कह दिया था कि आवाम की जनता अगर हमें 1 साल सहयोग करेगा तो हम आज़ादी प्रदान। तो यार 20 से लेकर 29 तक 9 साल का समय लगा इस प्रस्ताव को पारित करने में, जबकि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कब? 1920 में। और आपने प्रस्ताव पारित किया 1929 में। ध्यान रखना, 20 से 29 तक के एक एक राजनीतिक घटना को दिमाग में रखना है। तुम जानते हो कि 1920 में असहयोग आंदोलन भले ही मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। 1922 में आंदोलन को रोक दिया गया। तो आंदोलन को जो रोका था ना, ध्यान रखना, उससे राष्ट्रवादी तबके में जो युवा तबका था ना, उसका खून खौल उठा था। युवा तबका को लगा था कि कभी भी हिंसा का जवाब अहिंसा नहीं हो सकता, कभी भी शेर शाकाहारी नहीं हो सकता। और उन लोगों ने जो हिंसक वारदात का करना आरंभ किया, उस घटना का परिणाम था कि कांग्रेस के ऊपर बड़ी जबरदस्त दबाव पड़ा था। वो जो तुम्हारा आता है सॉन्डर्स वध की कहानी, मतलब हिंदुस्तान के चौक चौराहों में उन शूरवीरों को, उन क्रांतिवीरों को, जिन लोगों की तमन्ना थी कि अगर हमको फांसी मिलती है तो फांसी कबूल है, फांसी स्वीकार्य है, उनकी चर्चा गलियों में हो रही थी। और उन लोगों का कोई लाग लपेट का मांग नहीं था, कोई अधिकार तधिकार उन लोगों को नहीं चाहिए। उन लोगों को एक शब्द चाहिए, और वो शब्द है आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। फरियाया। यही कारण था कि कांग्रेस के ऊपर दबाव था। तुम जानते हो कि 27 में साइमन आयोग का गठन हुआ, 28 में साइमन आयोग का आगमन हुआ, 28 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाठियों की चोट के कारण कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। यही कारण था कि राष्ट्रवादी तबके के मन में आक्रोश का भाव था और चरम पर था, खासकर युवा तबका के मन में। तो पनपती हुई राष्ट्रीयता का परिणाम था कि कांग्रेस को भी लग गया कि अगर वक्त के रहते हम मूल लक्ष्य आज़ादी को घोषित नहीं करें तो कहीं आवाम की जनता क्रांति की ओर उन्मुख ना हो जाए। मतलब एक दबाव का परिणाम था कि अंततः 1929 ईस्वी में
अंततः 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव को पारित किया गया। उसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। क्या क्या है? आज़ादी, 26 जनवरी और महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। डन है यहाँ तक। अब आ जाता है 1930 का कालखंड। 1930 के कालखंड को भूलना मत। 1930 में क्या क्या घटना होती है सो समझोगे। 1930 में पहली घटना क्या होगी? 26 जनवरी 1930 को। कितना जनवरी है? 26 जनवरी 1930। ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब चूंकि गांधी को कह दिया गया है कि गांधी आप कोई भी जन आंदोलन क्या कर सकते हैं? आरंभ कर सकते हैं। उन दिनों हिंदुस्तान का वायसराय है कौन? इरविन। ध्यान रखना, कौन है? इरविन। ये जो इरविन है यारा, ये इरविन भी कम तेज नहीं है, लेकिन गांधी भी जन आंदोलन के कम बड़े पारखी नहीं है। बात को समझोगे। अगर तुम लोग कोई आंदोलन आरंभ करो कुछ मांगों को लेकर, मान लो मेरे ही अगेंस्ट आंदोलन करो कि आप टाइम से शुरू कीजिए, टाइम से छोड़िए। मेरी बात समझ में आ रही है? आट पाट मत बोलिए, किसी को बेइज्जत मत कीजिए। बात को समझना। अगर इसके लिए एकाएक तुम लोग आंदोलन करना आरंभ करो, अपना कोई नेता चुन लो, तू नेता का हम हवा निकाल देंगे 2 मिनट में। कहेंगे यार हमको पढ़ाना उतना है ही जितना हम पढ़ाते हैं, तो ठीक है हम टाइम से शुरू करेंगे, टाइम से छोड़ देंगे। इसके लिए आंदोलन खड़ा करने की जरूरत क्या थी? और तुम लोग बोका लोग जो इसका साथ दे रहा है, काहे दे रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। एक मुश्त मेरे पास आना चाहिए, बात करना चाहिए, बात कर लेता। हम ना कहते तब ना तुम कोई आंदोलन करता। गांधी इस चीज को बखूबी जानते हैं कि अगर हम एकाएक सड़कों पर उतर गए तो लॉर्ड इरविन माइक चोंगा लेकर के आए और कह दे कि गांधी ने जो आंदोलन आरंभ किया चला वाहियात किया है, एक बार मांग लिया होता। अगर हम ना कहते तब तुम आंदोलन करता। बात समझ में आ रही है? अरे अन्ना हजारे आंदोलन किए, अन्ना हजारे आंदोलन किए ना भाई, तो अन्ना हजारे आंदोलन किए। अब इमेजिन कर लो कहीं राहुल गांधी आकर के मंच पर बोल दिया रहता 2 लाइन कि कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचार के अगेंस्ट रही है, इसके लिए एजेंसियां बनाई गई, सीबीआई लाया गया, सीआईबी दिया गया और ढेर सारी एजेंसियों को खड़ा किया गया जो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए है। सोशल रिफॉर्म में दहेज प्रथा इस सब को समाप्त किया गया, ठगी प्रथा को समाप्त किया। ये काम तो कांग्रेस नहीं किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ है कहाँ? और अन्ना हजारे साहब, आपकी इस विचारधारा का मैं स्वागत करता हूं। आप बुजुर्ग हैं, आपको अनशन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्मेट दीजिए, चलिए पार्लियामेंट, आपके फॉर्मेट के अनुरूप तैयार किया जाता है और फिर विधेयक लाया जाता है। बतलाओ, अन्ना हजारे का आंदोलन रातों रात खत्म हो जाता कि नहीं होता? आए चला, पहले पकड़ के जेल में डाला, वहाँ बुढ़वा बैठ गया, वहाँ से बैठे के बाद रामलीला मैदान या कहाँ बैठाया, वहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गया। देश की जनता जाग गई कि वाकई कांग्रेस भ्रष्ट पार्टियों की को समर्थन दे रही है, भ्रष्टाचार का समर्थक है। गांधी इस चीज को बढ़िया से जानते थे कि अगर हम आंदोलन एकाएक रैंडमली करते हैं, एकाएक आंदोलन आरंभ करते हैं, तो हुकूमत 2 मिनट में हवा निकाल देगी और आवाम की जनता जो सड़कों पर आई वो हम ही को गाली देगी। तो गांधी क्या किए? अपना 11 मांग का एक लिस्ट बनाए। बड़ा तेज था बूढ़ा यार। 11 मांग का लिस्ट बनाया। जानते हो क्या क्या था उसमें? कहा कि समुद्र तट के किनारे रहने वाले को नमक बनाने का इजाजत दिया जाए, जो भारतीय हथियार रखना चाहते हैं उसको हथियार रखने का इजाजत। अहिंसावादी हैं गांधी, बात समझना। आयात शुल्क में वृद्धि किया जाए, निर्यात में 1 पौंड बराबर 4 शिलिंग को लाया जाए। मांग 11 गो ऐसा सोच समझ के वो रखे जिसमें व्यापारी तबका हो, आम जनता हो, गरीब तबका हो, सबके हित की बात थी। अब ये सब रखने के बाद ये चल गए इरविन के पास और इरविन को कहे कि ये मेरी 11 मांगे हैं, अगर इन 11 मांगों को आप पूरा कर देंगे, मैं आपको इतना वक्त दे रहा हूं, अगर आप पूरा कर देंगे तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो इरविन कहा भाई की मांग हो दिखाओ तनी।
इरविन पढ़ लिया, ओकरा टावरे छोड़ दिया, कहा कि एक कौन पूरा करेंगे। तब गांधी कहे कि अगर मतलब हम समझें कि आप हमको आंदोलन करने की इजाज़त दे रहे हैं। इरविन कहा कि तोरा जे समझना हो समझ, हम पूरा नहीं करेंगे। जाते जाते जब इरविन गांधी निकलने लगे ऑफिस से, तो इरविन ने कहा कि गांधी आप करोगे क्या सो बता दो। गांधी ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम समुद्र का पानी लेंगे, उसको बॉयल करेंगे, उड़ाएंगे और नमक बनाएंगे। इरविन को लगा कि साला नमक को बनाने से, समुद्र के पानी को बॉयल करने से कोई देश आज़ाद हुआ है जो आज़ाद होगा। कहा कि जाओ सारा समुद्र का पानी सुखा दो। यारा गांधी की रणनीति को इरविन भांप न सका और इरविन गांधी के चंगुल में यहीं फंस जाता है। गांधी, इरविन और यहीं से एक आंदोलन, जिस आंदोलन का नाम गांधी ने क्या रखा, सविनय। देख रहे हो नाम क्या है, सविनय। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्लंघन के बाद है क्या, आंदोलन। जैसे हाथ जोड़ के किसी को गरियाओ कि सर आप कमीना है, तो ये क्या कहलाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी क्या रूपरेखा होगी, नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं इसको। चलो, जय हिंद।